लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पहली दीदी, वैशाली दीदी, निशा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ अब बस, आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा का पति 1 नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है। फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे। पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आँखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी, आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी, हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है, लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं। समय बीतता है, अब 6 महीने बीत जाते हैं।
सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहन कर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी, तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो। तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ। फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी, घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। 4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलिस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपका कर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है, तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाते हैं।
तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। कमलाबाई नाम की एक औरत गरीब तबके से थी, जिसका पति ज्यादा नशाबाजी करने से चल बसा था। ऐसे में उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उनकी मकान मालकिन उन्हें घर से बेघर कर देती है, जिसके बाद कमलाबाई अपनी 5 बेटियां, जो कि 2 नैना और सुनैना 4 से 5 साल की थीं, और आरती, पायल और सपना 9 से 12 साल की उम्र की थी, रोड पर अपने बच्चों के साथ भटकते हुए वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ उसकी छोटी बेटी सुनैना कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना माँ। हाँ माँ, अब तो खेत में चूहे दूध रहे हैं। माँ, ये कब तुतलाना छोड़ेंगी? बेटा, ये अभी बहुत छोटी हैं, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो ऐसे नहीं बोलेंगी। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और दीदी मजाक उड़ा रही है। इन्हें पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हम सब ने। माँ, भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना, सुबह से बहुत चल रही हैं, अब तो पैरों में भी दर्द हो रहा है। पापा के जाने के बाद कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है माँ। कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तुम सबकी सुरक्षा के लिए पहले मुझे कोई जगह देखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों और आगे चलो, मैं वहीं से खाना खिला देती हूँ तुम्हें। माँ, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तभी कमलाबाई अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए बाकी बच्चों के साथ आगे आगे चलती है, जहाँ हैंडपंप से वो उन्हें पानी पिला देती है और मंदिर के बाहर बट रहे खाने से अपने बच्चों को खाना खिला देती है, जिसके बाद उसके भूखे बच्चे और खाना मांगने लगते हैं। तभी पुजारी जी कहते हैं, अरे तुझे और तेरी बहन को मैंने 3 बार खाना दे दिया, अब क्या भंडारे के नाम पर सारा भंडारा तुझे ही खिला दूं? चल निकल यहाँ से। पता नहीं ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारी जगह रोड और कचरे में है, भागो यहाँ से। पंडित जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज, बहुत भूख लगी है। पंडित जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए। बहुत दिनों से वो भूखे हैं, इसके बाद भी खाना कितने दिन तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लगता है तुम भिखारी ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पुजारी उन्हें धक्के मारकर 5 बहनों समेत माँ को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो फिर से भटकने लगते हैं। तेज बारिश आती है तो वो अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर देती है
जहाँ पर सभी भीग जाते हैं और आरती और पायल छींक मारती हैं। अच्छा माँ, बहुत ठंड लग रही है। माँ, मुझे तो बहुत कपकपी हो रही है। हमारे पास तो इस एक जोड़ी कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ, हमें कोई घर में रहना चाहिए ना माँ, दोनों छोटी बीमार पड़ जाएंगी। तुम सब चिंता मत करो बच्चों, इस बारिश के कम होते ही मैं कोई न कोई जगह ढूंढ लूंगी जहाँ तुम सभी रह सको। अरे नैना को तो बहुत तेज बुखार आ गया। हे भगवान, हम गरीबों पर ये कैसा दुखों का भवंडर छाया हुआ है। मेरे बच्चे ऐसे समय में ठंड से कांप रहे हैं और कोई घर भी नहीं है। बच्चों को भी बुखार आ गया, कोई सहारा दीजिए ऊपर वाले। तभी सामने जाती हुई एक साइकिल से एक बड़ी सी थैली गिर जाती है, जिसे उठाकर कमला अपने बच्चों को ढककर जैसे तैसे एक पार्क में ले जाती है, जहाँ उसे बड़े बड़े पाइप मिलते हैं और उस पाइप में ही वो माँ बेटियाँ बैठ जाती हैं। बच्चों, आज से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। बारिश कम हो जाएगी तो आग जला दूंगी। बारिश बंद होते ही कमला रूखा सूखा कचरा कहीं से उठाकर जैसे ही जलाने जाती है तो एक कचरे वाला कहता है, अरे बहन, ये क्या कर रही हो तुम? इसे जलाओ मत, सामने वाली दुकान पर इसे बेच दो। कम से कम तुम्हें इससे 20 से 30 रुपए मिल जाएंगे। कहा भैया? क्या सच में? भैया, इसके पैसे मिलेंगे? अरे हाँ, कचरा ढूंढकर वहाँ जमा कर दिया करो। अरे उसके पैसे मिलते हैं। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तभी कमला वो कचरा लेकर कचरे वाले को बेच देती है, जिससे उसे 30 रुपए मिलते हैं और उन पैसों से वो सस्ते ढाबे से खाना लाकर थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को खिला देती है और मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं कचरा ढूंढना शुरू कर दूं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और नैना के लिए दवाई ले आऊंगी। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो ना आप माँ। कचरा ढूंढूंगी बेटा, जिससे तुम्हारा पेट पाल सकूं। तो आप अकेली क्यों जा रही हो? हम भी आपकी मदद करवाती हैं। ठीक है, तुम और पायल मेरे साथ चलो। सपना बेटा, तुम इन दोनों का ख्याल रखना। तुम बड़ी हो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहीं जाना मत। तभी कमला अपने बच्चों को समझा देती है और दोनों अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनने लगती हैं, जिनके बदले में कचरे वाला उन्हें कुछ पैसे देता है और इस तरह वो कचरा ढूंढ ढूंढ कर अपना जीवन गुजर बसर करने लगती हैं। एक दिन कमला को कूड़ा बीनते हुए सोने के कंगन मिलते हैं, जिसका मालिक ना मिलने पर वो एक किराए का घर लेकर अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती है, चूल्हे पर खाना बनाती है और कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर का खर्चा चलाती है। इस तरह 15 साल बीत जाते हैं। पांचों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वो भी अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, साथ ही पढ़ाई भी किया करती थीं और थोड़ा बहुत उसने अपनी बेटियों के लिए दहेज भी इकट्ठा कर लिया था। पढ़ाई अच्छे से करने से पांचों बेटियों की छोटी मोटी जगह पर नौकरी लग जाती है, जिससे कमला बाई का बोझ कम हो जाता है। तभी एक दिन अपनी बेटियों से वो कहती है, बेटा, तुम कितना काम करोगी? तुम पांचों अब बड़ी हो चुकी हो। मैं रहूं या ना रहूं, कुछ कह नहीं सकते। शरीर में जान नहीं है, इसलिए तुम पांचों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। पांचों भाई बहुत अच्छे हैं। शादी करके तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें मंजूर तो है ना बेटा? माँ, आपने हमारे लिए जैसा भी रिश्ता देखा है हमें मंजूर है, क्योंकि आप हमारे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ दिन के बाद उनके छोटे से घर में उन पांचों बेटों की माँ करिश्मा आकर उससे कहती है, देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटियाँ बहुत पसंद हैं। गोरी हैं, बाहर का काम काज भी करना जानती हैं। इसी वजह से मैं अपने बेटों की शादी कराने के लिए तैयार हूँ, पर आप थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, पांचों बेटियों के हिसाब से मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ करूँगी। आप शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनकर
करिश्मा वहाँ से चली जाती है। अगले हफ्ते कमलाबाई की 5 बेटियों की शादी करिश्मा के 5 बेटों से हो जाती है। तभी विदाई के समय दहेज का सामान देकर करिश्मा विदाई रोक कर कहती है, माफ कीजिए कमला बहन, लेकिन हम आपकी बेटियों को विदा करके घर नहीं ले जा सकते। आपने कहा था कि अच्छे से दहेज वगैरह देंगे, लेकिन ये सब क्या है? 5 बेटियों के नाम पर आपने एक टीवी, अलमारी, बेड दे दिया। बस न फ्रिज है न एसी है, हाथ पर पैसे भी 20,000 रूपए रखे हैं। 5 बेटियों के हिसाब से 5 जगह दहेज भी तो दे देती। बहन जी, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया। बहुत संघर्ष करके ये सब जमा किया है मैंने अपनी बेटियों के लिए। मुझे लगा था आप खुले विचारों की हैं, तो दहेज की मांग नहीं करेंगी और इतने से बात बन जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटियों की डोली मत रोकिए। नहीं, आपको दहेज जुटाना ही होगा। तभी लोगों के सामने कमलाबाई भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है। कभी किसी सब्जी वाले से तो किसी दूध वाले से, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। ये देखकर 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, माँ जी, हमारी माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, और आप किस जमाने में जी रही हैं? दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, आप ये तो जान ही लीजिए कि हमारी माँ ने कैसे हमारा पालन पोषण किया है। पाइप में रहते थे, कचरा बीनकर हमें खाना खिलाया है, पढ़ाया है, काबिल बनाया है। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, फिर भी जैसे तैसे दहेज जमा किया है। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नाकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? नहीं ना? आप ही बताइए मनोज जी। हाँ माँ, आपके बेटे बहुत कमाऊ हैं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। इनकी माँ ने बहुत संघर्ष करके अकेले ही इन 5 को पाला पोसा है। कचरा बीनकर सालों तक गुजारा करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और माँ, एक माँ अपनी 5 बेटियाँ दे रही है, जो कि बेहद अनमोल होती हैं, सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होती है। तो और क्या चाहिए हमें? प्लीज माँ, अपनी बहुओं को घर ले चलिए। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है। कमला बहन और बहुओं बेटो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मैंने ये सब क्यों बोला। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। सबसे कीमती अनमोल तो तुम ही हो, जो मेरे घर को स्वर्ग बनाकर रखोगी। चलो बेटा, बहुओं को अपने घर ले चलो। शुक्रिया बहन जी। माँ, हम सबको इतने प्यार और अच्छी परवरिश से पालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी 5 बेटियाँ अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती हैं और अपने जीवन साथियों के साथ विदा होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी से रहने लगती हैं। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज ना होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे, क्या करेगी ये सब कुछ सीखकर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा। ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है।
एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती हैं, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक? तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में ये सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो न राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए? अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी, बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा, चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवा कर छपवा दें, तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे। फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ?
हाँ बेटा। मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।